मैं देखना चाहता हूँ कि रैंडल कितने पानी में है। गलती को आगे बढ़ाने का क्या मतलब है? तहरीब ने उलझे हुए अंदाज में कहा, कहीं तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि उन बाप बेटों को गिरफ्तार करके? नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं रैंडल को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उसकी तलाश में कोशा हूँ और उस काम के लिए गोटेल की सरकारी एजेंसियों से बदल लेने से भी दरेग नहीं कर रहा। उस पर यह तासर पड़ तो चुका है, मगर उसे मजीद गैस होना चाहिए। क्या ख्याल है अगर उसकी तस्वीर तकसीम करके बड़े पैमाने पर सरकारी एजेंसियों के एहलकारों को उसकी तलाश पर मामूर कर दिया जाए? मेरी तजवीज सुनकर कैथी बुरहून उछल पड़ी। अब तुम वाकई संजीदा नजर आ रहे हो, ये काम जरूर होना चाहिए। उसे डील देना ठीक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास उसकी तस्वीर नहीं है। जनरल टेरेस ने परेशानी से कहा, यह कोई मसला नहीं है, मैं भी पेंशन से उसका खाका बनाए देता हूँ। किसी आर्टिस्ट से उसकी तस्वीर बनवाकर उस तस्वीर से हजारों नकलें तैयार करवाई जा सकती हैं, तो फिर काम में देर नहीं होनी चाहिए। जनरल टेरेस ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, सवाल ये है कि अब वो अपनी असल सूरत में नजर आएगा कहाँ? तहदीम बोली, तुम्हारी तरह वो भी तो मेकअप का माहिर है, मुझे तुम्हारा जवाब दोहराना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? बिल्कुल ठीक है, कैथी बुरहून ने जोशीले अंदाज में कहा, उसे जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। ताकि क्या? बुर ने हैरत से कहा, उसे मालूम नहीं था कि सुबह हमारे दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी। कुछ नहीं, मैंने जल्दी से कहा, अगर बुर को मालूम हो जाता कि कैथी क्या कहने वाली थी तो वो हमारा जीना दो बार कर देता। 2 बजे दोपहर तक आर्टिस्ट की बनाई हुई कलमी तस्वीर की हजारों कापियां गोटेल के मुख्तलिफ एजेंसियों के कारिंदों में तकसीम की जा चुकी थी और 2 बजे के बाद ये आलम था कि रैंडल अगर किसी खिड़की से भी झांकता तो उसे देख लिया जाता। गोटेल का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां रैंडल को तलाश ना किया जा रहा हो। आर्टिस्ट ने कलमी तस्वीर मेरी निगरानी में बनाई थी। मेरे बताए हुए खाके में जो खामियां थी वो मैंने आर्टिस्ट से कहकर ठीक करा दी थी और अब वो तस्वीर किसी कैमरा फोटो से कम नहीं थी। क्या रैंडल को इस तरह तलाश कराना कोई गलत कदम तो नहीं है? तहदीब ने मुझसे पूछा। उसकी बजाय ये सोचो कि अगर रैंडल मिल गया तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। ये नुकता भी अहम है, तहदीब ने कुछ सोचते हुए कहा। उसके मिलने पर इसके सिवा और क्या किया जा सकता है कि कोई मुनासिब सा चार लगाकर उसे दर लिया जाए? क्या ख्याल है? फिलहाल मैं अपना ख्याल महफूज रखता हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। जिस तरह बंगला नंबर 12 के छापे में तुम इंचार्ज थी, ताब शानी की तरह तुम अब भी इंचार्ज रहोगी। क्यों हुक्म आली जा? तहदीब ने सर खम करते हुए कहा। लेकिन अगर इस बद्दी से अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मैंने संजीदगी से कहा, इसलिए कि तुम तनहा तो नहीं होगी। जिसके अंदर अपराधी कुव्वत की भी जरूरत महसूस करोगी मुहैया हो जाएगी। और तुम? तहदीब ने सवारिया नजरों से मुझे देखते हुए कहा। मैं और तुम अलग अलग रहकर काम करेंगे। मेरा ख्याल है रैंडल पर हाथ डालने के लिए जरा गैर रवायती किस्म का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। वैसे अली, मुझे तवक्को नहीं है कि रैंडल अपनी असल शक्लो सूरत में मंजर-ए-आम पर आने की हमाकत करेगा और गालिबन तुम्हें भी तवक्को नहीं है, इसलिए तुमने अलग अलग काम करने का फैसला किया है। मैं गलत तो नहीं कह रही, तुम गलत भी कह रही हो और दुरुस्त भी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कैसे हो सकता है कि बात भाई एक वक्त दुरुस्त भी हो और गलत भी? तहदीब ने उलझ कर कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं अब इससे कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस वक्त का इंतजार करो। और वक्त आने में ज्यादा देर नहीं लगी और तहदीब को ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ा। शाम 8 बजे करीब इतला मिली कि रैंडल एग्जेक्टिव क्लब में मौजूद है। एग्जेक्टिव क्लब दरअसल एक होटल था जिसमें रिहायश और खाने के अलावा चंद मुख्तलिफ किस्म की तफरियात का बंदोबस्त भी था और उसे रियायत से उसे क्लब का नाम दे दिया गया था। रैंडल की बादियाबी की इतला ने कैरिजमेल में जोशो खरोश की एक नई लहर दोहरा दी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर तुम दिल जमी से उसे तलाश करो तो वो बचकर नहीं निकल सकता। कैथी बुरहून ने कहा, अब देख लो, हमने मुनज़्ज़म पैमाने पर काम किया तो वो मिल गया। आली में ये खराबी तो है, जनरल टेरेस ने कहा। कम दूसरों से मदद लेने को ये ख्वाह मुखा अपनी हद तक समझता है। अगर ये अपनी खामी दूर कर ले तो बहुत काम का आदमी बन सकता है। मैंने कम दूसरों से काम लेने को हार समझा है, मैंने कहा, लेकिन ये है कि गैर जरूरी तौर पर भी दूसरों से काम लेना अच्छा नहीं लगता। यहाँ बैठकर बातें करने की बजाय उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। तहदीब ने कहा, इस मामले में इंचार्ज मैंने तुम्हें बताया है, ये देखना तुम्हारा काम है कि उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए और किस तरह लिया जाए। मैंने उठते हुए कहा, मैं तो अपना काम करने जा रहा हूँ। तहदीब को वहाँ से रवाना होने के लिए तैयारियां करनी थी, लेकिन मैं आजाद था। मुझे जो काम करना था वो ड्राइविंग के दौरान भी किया जा सकता था और वो काम था बेकअप, इंतहाई हल्के किस्म का बेकअप। चुनाचे 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद जब मैं क्लब पहुंचा तो मेरे चेहरे पर मूंछों और फ्रेंच कट दाढ़ी का इजाफा हो चुका था, लेकिन ये एक ऐसा बेकअप था जिसमें मुझे शिनाख्त करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। रैंडल मुझे डाइनिंग हॉल में नजर आ गया
डाइनिंग हॉल में चंद मेजें आबाद थी। रैंडल अपनी मेज पर तन्हा था। उसकी मेज पर मौजूद खाने के बर्तनों को देखकर अंदाजा होता था कि वो खाना तकरीबन खत्म कर चुका है। मैं उसके बराबर वाली मेज पर बैठा था। रैंडल खाने में इस कदर मसरूफ था कि उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने अपने लिए काफी मंगवाई। बेला मुकाबला रैंडल से था, जो जानत के एतबार से किसी तरह कम नहीं कहा जा सकता था। न सिर्फ जानत बल्कि जिस्मानी सलाहियतों के एतबार से भी वो किसी से कम नहीं था। उसका यूं मंदिर आम पर आना मेरे लिए लम्हे फिक्रिया था, मगर मुझे उसकी तवक्को थी। गोटेल में मेरी पोजीशन मजबूत भी थी और कमजोर भी। मजबूत इस एतबार से कि वहां मुझे किसी सरकारी एजेंसी की तरफ से कोई खतरा नहीं होता था। मैं आदादाना तौर पर बेखौफ वो खतर अपनी सरगर्मियां जारी रख सकता था। बेई पोजीशन कमजोर इस एतबार से हो जाती थी कि मुझे बहुत ख्याल से काम करना पड़ता था। मुवादा कि मेरे किसी अमल से हुकूमत पर कोई अरफ न आए। मेरा ख्याल था कि रैंडल मेरी इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। मुझे वहां बैठे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि डाइनिंग हॉल के दरवाजे में तहजीब नमूदार हुई। उसके अकम में 2 बावर्दी मुसल्ला अफराद थे। तहजीब तीर की तरह रैंडल की मेद की इस तरफ बढ़ी। रैंडल ने तहजीब को 2 मुसल्ला अफराद समेत अपनी मेद की तरफ आते देखकर उसकी तरफ निगाह उठाई। उसकी निगाहों में अजनबियत थी। मिस्टर रैंडल हावर्ड। तहजीब ने उसकी बेद के पास आकर रुकते हुए कहा। दोनों मुसल्ला अफराद रैंडल के अकम में जाकर खड़े हो गए थे। जी हाँ, मैं रैंडल हावर्ड ही हूँ, रैंडल ने हैरत से कहा। लेकिन मुझे हैरत है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? ताम, आप तशरीफ रखिए, मुझसे कोई काम है क्या? बनने की कोशिश मत करो रैंडल, तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा। तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हो और ये बात भी तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि अब तुम्हारे पास फरार होने का कोई मौका नहीं है। तुम बुरी तरह गिर गए हो। ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं खातून? रैंडल ने कहा। उसके लहजे में बेबना हैरत थी। मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझे फरार होने की क्या जरूरत है? आज तुम्हारी कोई चारा थी, तुम्हारे काम नहीं आएगी। खुद को जेर हिरासत समझो। मगर किस जुर्म में? रैंडल ने कहा। गोडे ने गैर कानूनी तौर पर दाखिले और रिहाइश के जुर्म में, तहजीब ने कहा। मालूम होता है आपको किसी किस्म की गलतफहमी हो गई है। अगर तुम शराफत से नहीं चलोगे तो तुम्हें यहाँ से हथकड़ियां लगाकर ले जाया जाएगा। तहजीब ने धमकी में लहजा इख्तियार किया। ज्यादा बेहतरी इसी में है कि शराफत से हमारे साथ चले चलो। मैंने कोई जुर्म किया हो तो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करो। तुम्हारा जुर्म मैंने तुम्हें बता दिया और मैं ज्यादा वक्त जाया करने के मूड में नहीं हूँ। इसके अलावा तो मुझ पर और कोई फर्दे जुर्म नहीं है। रैंडल ने तहजीब को गौर से देखते हुए कहा। मैं ये सब कुछ बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। एक मैं ही नहीं, हाल में मौजूद तमाम अफराद की तवज्जो का मरकज वही मेज थी जहाँ रैंडल मौजूद था। और किसी फर्दे जुर्म की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा ये एक जुर्म ही बहुत काफी है। रैंडल ने एक तवील सांस ली और जेब से पासपोर्ट निकालकर तहजीब की तरफ बढ़ाया। अपनी गलतफहमी दूर कर ले खातून। तहजीब ने उसे खूंखार नजरों से देखते हुए पासपोर्ट उसके हाथ से झपट दिया। पासपोर्ट फ्रांसीसी था, ये तो मैंने दूर ही से देख लिया था, लेकिन उससे आगे मैं कुछ नहीं देख सका था। लेकिन तहजीब तो मेरे सामने थी और उसके चेहरे के बदलते हुए तासरात भी मेरी नजरों के सामने थे। मैंने उसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभरते देख लिए थे और मुझे अंदाजा हो गया था कि रैंडल के पासपोर्ट पर गोटेल का ना सिर्फ वीजा मौजूद है बल्कि उस पर इमिग्रेशन की मोहर भी लगी हुई है। अच्छी तरह देख लें खातून, इस पासपोर्ट पर पेरिस में गोटेल के सफारत खाने ने वीजे की मोहर लगाई है और गोटेल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन की मोहर भी मौजूद है। रैंडल ने पुरसुकून लहजे में कहा। ये दोनों चीजें जाली भी तो हो सकती हैं, तहजीब ने हुसीले लहजे में कहा। आप अपने जराये से तस्दीक कर सकती हैं। ठीक है, मैं पासपोर्ट लिए जा रही हूँ। तस्दीक करने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। जरूर ले जाइए, मगर पासपोर्ट की रसीद अनायत करती जाइएगा। तुम कहाँ ठहरे हुए हो? तहजीब ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। इसी कलम में रैंडल ने मुस्कुरा फिर कहा, और पुलिस हेड ऑफिस में इसकी एंट्री भी करा दी है। आप इसकी तस्दीक भी कर सकती हैं। तहजीब ने उसे घूर कर देखा। अपने मखसूस इख्तियारात के तहत मैं तुम्हें बगैर वजह बताए भी गिरफ्तार कर सकती हूँ। वो हुर्राई जरूर कर सकती होंगी, रैंडल ने निहायत इत्मीनान से कहा। लेकिन इस सूरत में आपकी हुकूमत को हुकूमत फ्रांस के सामने जवाबदेही करना पड़ जाएगी। फ्रांस की हुकूमत अपने एक शहरी की बिलाजवाब गिरफ्तारी पर हरगिज़ खामोश नहीं बैठेगी। बात माकूल थी और उसमें वजन था। जब रैंडल के पास कागजात मौजूद थे तो उसे यूं आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर ये मत समझना कि तुम बच गए। बहुत जल्द मैं दोबारा आऊंगी। तहजीब एरियो के बल घूमकर वापस चली गई। दोनों मुसल्ला मुहाफिज के साथ ही वापस चले गए थे। ये एक ही दिन में रैंडल की दूसरी बड़ी कामयाबी थी और मुझे पहले से उसका अंदाजा था कि रैंडल अगर मंदरियाम पर आया है तो किसी मजबूती की बिना पर ही आया होगा। थोड़ी देर बाद मैंने बिल अदा किया और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने का इरादा किया ही था कि अकम से रैंडल की आवाज सुनाई दी। अब ऐसे लिए क्या बेबुरवती कि तुम बगैर बिले ही चले जा रहे हो।
मैंने पलट कर देखा, वो मुस्कुरा रहा था। मैंने भी अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाई और उसकी बेद पर जा बैठा। मैं डर रहा था कि कहीं तुम मुझे भी पहचानने से इनकारी ही ना हो जाओ। मैंने कहा। रैंडल ने एक तवील सांस ली। वो मेरी मजबूरी थी। उसने कहा, तहदीब के पास माइक्रो टेप रिकॉर्डर था, लिहाजा मैं अपनी जबान से एक भी ऐसा लफ्ज नहीं निकाल सकता था जो मेरे लिए मसाइल खड़े कर दे। मैं हैरत से रैंडल को देखने लगा। वो शख्स हमेशा अपने साथ ऐसी चीजें लिए फिरता था जो इस किस्म के आदात की निशानदेही कर देती थी। तुम्हें इस बात का यकीन कैसे हुआ? मैंने सरदरी अंदाज में पूछा। मेरी दीदा दिलेरी की कोई तो वजह होगी, उसने कहा। जब मैं पास पर्दा नहीं होता तो हर तरह से मुसल्ला रहता हूँ। मालूम भी कम कौन कहां से वार कर जाए। तुम जैसे पाए गए एजेंट को इतना ही मोहतात रहना चाहिए। मैंने कहा, तंज कर रहे हो? उसने मुझे घूरते हुए कहा। हरगिज़ नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा। खुद ही फालती को मैं बहुत जरूरी चीज तसव्वुर करता हूँ। मेरे मुकाबले में तुमने तहदीब को क्यों आगे किया? अचानक उसने मुझे घूरते हुए कहा। वो मेरी मातहत नहीं साथी है। उसका ख्याल था कि तुम पर काबू पाया जा सकता है, लिहाजा उसने अपने तौर पर यह कदम उठाया। मुझे तो मालूम भी नहीं था तो उसके क्या इरादे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने मुझे मशकूक नजरों से देखते हुए कहा। यह कैसे मुमकिन है कि तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो? दुनिया जानती है कि तुम दोनों एक जान दो कालब हो। बात तो तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैंने मुतफिक्र अंदाज में कहा, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वो भी गलत नहीं है। तुम्हारे ज़हन में मुझे गिरफ्तार करने का ख्याल क्यों नहीं आया? रैंडल ने मुझे घूरते हुए कहा। दरअसल मेरे अंदर ये खामी है कि मैं किसी बात पर अमल करने से पहले उस पर हर जाविये से गौर जरूर कर लेता हूँ, और इस बात से तुम बहुत अच्छी तरह वाकिफ भी हो। चुनाचे मुझे खुशी है कि मैंने जो कुछ सोचा था बाद में वही हुआ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़हीन हो, लेकिन मैं भी उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें ज़हनी शिकल से दो चार नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, मैंने सारी लाकर कहा। मैं भी तुम्हें बेसुकूनी में मुबतला रखना चाहता हूँ। रैंडल की ऊँटों पर मुस्कुराहट बिखर भी। मैं तुम्हारी कोई चाल कारगर नहीं होने दूंगा, उसने कहा। कोई ऐसी चाल तो बताओ जो मैंने चली और नाकाम हुई हो। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा और वो मुझे घूरने लगा। गालिबा तुम उन जालों की तरफ इशारा कर रहे हो जो तुमने ही कल के खिलाफ चली थी। यकीनन मेरा इशारा उसी तरफ है, लेकिन उससे ये कहकर अपनी सोच का इजहार मत कर देना कि वो लोग नायल थे जिनसे मेरा सामना हुआ। ये हकीकत है, उसने मुझे घूरते हुए था। अगर वो नायल ना होते तो मुझे खुद मैदान अमल में ना उतरना पड़ता। तुम भी कौन सा तीर चला लोगे? मैंने हंस कर कहा। मकसद उसे टैक्स दिलाने के सिवा कुछ नहीं था। ये तो वक्त ही बताएगा, उसने बैनी खेल लहजे में कहा। वक्त तो बाद में बताएगा, मैं तो वो देख रहा हूँ जो मौजूदा सूरत है। मेरा एक हल्का सा वार भी ना सह सके और मैं तुम्हें रोशनी में ले आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रैंडल ने तंदिया लहजे में कहा। तुम मेरा बाल भी कभी ना तर सके। मैं ऊंचा हाथ डालने का कायल नहीं हूँ रैंडल, वरना यह भी मुमकिन है कि तुम मंजर आम से हमेशा के लिए गायब हो जाओ, किसी को कभी तुम्हारा सुराग ही ना मिले। मेरी तरफ से तुम्हें खुली इजाजत है, रैंडल ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। तुम जब चाहो अपना ये शौक पूरा करने की कोशिश कर सकते हो। मैं कोशिश ही नहीं करता रैंडल, कामयाब कोशिश करता हूँ, और हर काम उस वक्त करता हूँ जिस वक्त उसे किया जाना चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम सिफारत खाने के जोर पर अकड़ दे फिर रहे हो, लेकिन ये ख्याल रखना कि तुम्हारी कड़ी निगरानी हो रही है। गोटेल में रहकर तुम कोई साजिश नहीं कर सकोगे। जब तक मैं गोटेल में हूँ तुम मुझ पर हाथ भी नहीं डाल सकोगे। तुम तमाम जिंदगी तो गोटेल में नहीं रह सकते रैंडल। मैं जिस वक्त चाहूँ तुम्हारा वीजा मंसूख करा सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा, मुनासिब वक्त का इंतजार। मैं फिक्र हो, वो वक्त कभी नहीं आएगा। वैसे भी शायद परसों तक मैं खुद ही गोटेल से चला जाऊंगा। जब तक चाहो रहो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी नजरों में आए बगैर तुम गोटेल से निकल नहीं सकोगे। मुझे मालूम है, रैंडल ने मैंने खेद अंदाज में सारी लाया। मुल्क से बाहर जाने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी हो रही होगी, लेकिन मुझे चुप कर जाने की क्या जरूरत है? मैं कानूनी तौर पर यहाँ आया हूँ और कानूनी तौर पर ही चला जाऊंगा। तुम जैसे लोग जितने कानूनी काम करते हैं उनसे मैं बाखूबी वाकिफ हूँ, मैंने तंदिया लहजे में कहा। मैं अदीब माल्कम एक्स नहीं हूँ और ना ही तुम्हें किसी छोटे मोटे जुर्म में गिरफ्तार करना चाहता हूँ, वरना ये साबित करना क्या मुश्किल है कि तुम यहाँ गैर कानूनी तौर पर आए हो। हर चीज असली है अली, रैंडल ने हंस कर कहा। अपने काज़ों जी बातें मत किया करो, इस मामले में तफ्तीश करने से भी तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। मैं रैंडल की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। एयरलाइन के रिकॉर्ड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा और रैंडल चौंक पड़ा। तुमने हर किस्म की मजबूती कर ली होगी, मगर एयरलाइंस के रिकॉर्ड के बारे में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। रैंडल खामोशी से मुझे देखता रहा, उसका चेहरा यकायकी बेतास हो गया था। लेकिन तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए, मैंने हंस कर कहा। अगर तहजीब का ज़हन किसी तरह उस तरफ चला भी गया तो मैं उसे रोक दूंगा। इसे याद रखना अली कि तुम्हारा अंजाम बड़ा इबरतनाक होगा, उसने सरगोशियाना अंदाज में कहा। मोशी हावड़ से टकरा कर आज तक कोई शख्स सलामत नहीं रहा, मैं याद रखूंगा।
मैंने सारी लाकर कहा और उसकी बेल से उठने का इरादा ही कर रहा था कि दीवारों पर नस्ब स्पीकरों से नशर होने वाली बदम मौसीकी थम गई और मेरा नाम लेकर ऐलान किया गया कि मेरा फोन है। मैं चौंक पड़ा। यहाँ इस तरह फोन किए जाने का मतलब ये था कि कोई इंतहाई गैर मामूली बात है। मैं रैंडल से कुछ कहे बगैर फोन की तरफ बढ़ गया। अरी ग्रुप के मुकामी हेडक्वार्टर में जबरदस्त धमाका हुआ है, दूसरी तरफ बुढ़ कह रहा था। इत्तफाक से उस वक्त वहाँ एक निगरान के अलावा कोई मेंबर मौजूद नहीं था, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ। निगरान अलबत्ता जख्मी हुआ है, मगर खुदा का शुक्र है कि ज्यादा जख्मी नहीं हुआ। रिसीवर पर मेरी गिरफ्त बेहद सख्त होगी और मैंने शोला बार निगाहों से रैंडल को देखा जो अभी तक अपनी मेज पर बैठा था। जो होना था हो गया बूढ़। मैंने बूढ़ को जवाब दिया। तू हैरत अंगेज तौर पर मेरा लहदा पुरसकून था। तालीफ जो मुनासिब समझेगी कर लेगी। मैं टेरेस महल जा रहा हूँ, फुर्सत मिलते ही तुम भी वहीं आ जाना। फोन बंद करके मैं रैंडल के पास गया। मुझे तुम्हारे कारनामे की तरह मिल गया रैंडल, मैंने सर्द लहजे में कहा। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे मुश्तैल कर दिया। अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या असर करता हूँ। क्या बात होगी? रैंडल ने बड़ी मासूमियत से कहा। मैं तुम्हारे अंदाज में गुस्से की झलक देख रहा हूँ। मैं उसे कोई जवाब दिए बगैर वहां से निकल आया। खून मेरी कनपटियों में ठोकरें मार रहा था। धमाके का जिम्मेदार रैंडल के अलावा और कोई नहीं था, मगर बदकिस्मती ये थी कि मैं फौरी तौर पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। मसले तो आड़े आ रही थी। अगर ये मामला किसी और मुल्क में हुआ होता तो मैं रैंडल को फौरी तौर पर सजा दिए बगैर न रहता। मेरा ذहन मुख्तलिफ ख्यालात की अमाजगाह बना हुआ था। वैसी कोई तदबीर करना चाह रहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, लेकिन ये काम आसान नहीं था और मुझे हर कीमत पर यह काम करना था। इन्हीं ख्यालात में हुआ हुआ मैं टेरेस महल पहुंच गया। मैंने रैंडल को शिकंजे में कसने के लिए एक खाका तरतीब दे लिया था, बस उसमें रंग भरने की कसर रह गई थी। कैथी बनोन ने मुझे दोबारा वही मनहूस खबर सुनाई और मैं उससे रस्मी जुमले कहता हुआ टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। मैं मैरिनोव के नंबर डायल कर रहा था। सुना है कल रात को तुम्हारी वापसी है, मैंने कैरोलिन से अपना तारुफ कराने के बाद कहा। तुमने ठीक सुना है, कैरोलिन ने जवाब दिया। जिस अखबार की तरफ से मैं इंटरव्यू लेने आया था उसकी तरफ से कल रात वैलिनोव की इदाद में एक अदर डिनर का एहतमाम किया गया है। मैंने कैथी ब्राउन को आंख मारते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि वैलिनोव उसमें शिरकत करे। यह कैसे मुमकिन है? कैरोलिन ने परेशान होकर कहा। शेड्यूल के मुताबिक हमें कल वापस चले जाना है। शेड्यूल तब्दील किया जा सकता है और इस किस्म के प्रोग्राम तो आए दिन तब्दील होते ही रहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए जनाब, हमें यहाँ से मशरिक़ के बाइद के मुल्क भी जाना है। मुझे मालूम है, मैंने उसकी बात काट कर कहा। वैलिनोव अपने मंसूबे को कोरिया की इश्तराक से अमल में लाएगा, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल होना भी जरूरी है। तो फिर आप उन्हीं से बात कर लें। कैरोलिन ने लाइन वैलिनोव से मिला दी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अखबारी नुमाइंदों का सामना करने से गुरेज करता हूँ। वैलिनोव ने मेरी बात सुनकर कहा। और फिर हमारे शेड्यूल में गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन मैं वादा कर चुका हूँ। क्या तुम मेरी छोटी सी बात भी नहीं मानोगे? मेरे लहजे में धमकी पोशीदा थी। मैं वादा कर चुका हूँ। क्या तुम मेरी छोटी सी बात भी नहीं मानोगे? मेरे लहजे में धमकी पोशीदा थी क्यों वैलिनोव से पोशीदा न रह सके। एक दिन की ताखीर का मतलब समझते हो? उसने मुर्दा सी आवाज में कहा। हमारा लाखों का नुकसान होगा। बड़े मकासद के उसूल के लिए करोड़ों की कुर्बानी भी पेश करनी पड़े तो दरेग नहीं करना चाहिए। वैसे तुम बेफिक्र रहो, मैं कम अज कम इस बात की जमानत तो दे सकता हूँ कि वहाँ तुमसे अखबारी नुमाइंदे सवालों जवाब नहीं करेंगे। ठीक है, वैलिनोव ने बादरे नखास्ता कहा। मैं उस डिनर में शिरकत करूंगा। ये तुम क्या करते फिर रहे हो? फोन बंद करने पर कैथी ने मुझे घूरते हुए कहा। वैलिनोव के एजाल में हंगामी डिनर का इंतजाम कर रहा हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। उधर पूरी इमारत तबाह होगी और तुम दावतों की चक्कर में पड़े हुए हो। तहरीब कहाँ है? मैंने पूछा। अली ग्रुप के हेडक्वार्टर की खबर सुनकर गई थी, अब आती ही होगी। मैंने जानता हम फोन और किए। कैथी ब्राउन इस तमाम अरसे में हैरान ही होती रही। एक फोन तो मैंने अखबार के पब्लिशर को किया था, वो वैलिनोव के एजाज में डिनर देने के लिए फौरी तौर पर तैयार हो गया था। एक और फोन के जरिए मैंने एग्जीक्यूटिव क्लब की इंतहाई सख्त निगरानी के अहकामात जारी किए थे। यह टेलीफोन मैंने एक मुकामी एजेंसी के सरबराह को किया था, लेकिन सबसे अहम फोन वो था जो मैंने पेरिस किया था। फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनकर कैथी ब्राउन की आंखें हैरत से फैल गई थी। अब मुझे अंदाजा हुआ कि तुम इस मामले में संजीदा हो। ऐसे खबर कोई तदबीर देर में नहीं आ रही थी। ये भी है कि रैंडल इस बार नजरों से ओझल हो गया तो मालूम नहीं उसकी तलाश में कहां की खाक छानना पड़ जाए। ये क्यों नहीं कहते कि आदि ग्रुप के हेडक्वार्टर की तबाही की खबर सुनकर तुम हरकत में आए हो? ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। मैं मुस्तकिल उसकी ताक में हूँ। मुझे हर कीमत पर उस पर हाथ डालना था, लेकिन अब मैं उसके खिलाफ जो कुछ भी करूंगा उसे कानूनी मजबूती भी हासिल होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुमने कुछ नहीं सुना।
कैथी बनून हैरत से मुझे देखने लगी। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। आखिर इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? क्या मैं इसका ये मतलब लूं कि मैंने तुम्हारे सामने फोन करके गलती की है? मैंने कैथी को घूरते हुए कहा। नहीं। कैथी बनून गड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, अच्छा ठीक है, मैंने कुछ नहीं सुना, अपनी मसलहतें तुम खुद जानो।